अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुल्क के 14वें सदर मुमलकत का हलफ उठा लिया और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी संभाल लिए। और जब वो उनका हलफ बर्दारी हो रही थी, ऐन उसी वक्त मुल्क भर में छोटे बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रही थी। और उनका इल्ज़ाम यह है कि इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जो धांधली है वो की गई और उसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत उनकी अपनी है, इंतज़ामिया साथ थी, लेकिन पंजाब के अंदर क्रैकडाउन के वाक़यात हमें लाहौर में ख़ास तौर के ऊपर देखने को मिले। इस्लामाबाद में आज पुलिस ने उस अंदाज में मुजाहिरीन को नहीं रोका जैसे पहले किया जाता था क्रैकडाउन। लेकिन दफ़ा 144 के नफाज का ऐलान एक दिन पहले किया गया था, तो गालिब इम्कान यही है कि आज रात या कल कुछ मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। ये सूरत हाल, और अब इस हुकूमत साजी का अमल आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। एक आखिरी स्टेज जो है वो इलेक्शन रह गए हैं सेनेट के, जहाँ पे 52 सेनेटर जो हैं वो 11 मार्च यानी कल जो है वो रिटायर हो रहे हैं। और इनमें से 48 का इलेक्शन होना है, क्योंकि 4 फाटा की नशिस्तें थी। अब फाटा केपी के अंदर जम हो चुका है, तो अब ये इलेक्शन और फिर पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपस में लिंक इस एतबार से हैं कि पीटीआई ने फिर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के सर्टिफिकेट जमा करवाया है इलेक्शन कमीशन में और अपना इंतखाबी निशान वापस मांगा है, ताकि सेनेट के अंदर जब इलेक्शन हो तो वो अपनी नशिस्तें सिक्योर कर सकें। और इसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, क्योंकि सेनेटर्स में अभी क्या नंबर पोजीशन होगी बड़ा अहम है, तो ये हमारे 3-4 मौज़ूआत होंगे जिन पे हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब, माहिर कानून हैं। और इनके अलावा जो है कि राजा आमिर अब्बास साहब अगेन माहिर कानून, और फिर बैरिस्टर आमिर हसन साहब कानून के शोबे से भी वाबस्ता हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपका तल्लक है, वो भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ऊपर। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपसे ही हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी पार्टी जो है कि इन इलेक्शन में मजमूई तौर के ऊपर तीसरे नंबर पे बड़ी पार्टी, आज़ाद सबसे पहले थे, फिर PMLN और फिर आपकी पार्टी थे। सिंध में आपकी हुकूमत भी बन गई और मरकज़ में सदर मुमलकत का मनसब आपके पास आया। और सदर ज़रदारी साहब पाकिस्तान के पहले सिविलियन प्रेसिडेंट हैं जो दूसरी बार इस मनसब पर फायज़ हो रहे हैं। आपकी जमात को आपको मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जैसे मैंने ओपनिंग लाइन्स में कहा कि ऐन उस वक्त जब हलफ बर्दारी हो रही थी तो मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे थे। और आज एक जमात के मुजाहरे हैं, JUI भी और GDA भी और बाकी जमातें भी इसी किस्म की प्लानिंग कर रही हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो ज़रदारी साहब जो समझे जाते हैं मुफाहमत के गुरु समझे जाते हैं सियासी मैदान में, तो उनके लिए चैलेंजेस आपको सियासी तौर के ऊपर क्या नज़र आ रहे हैं और ऐवान सदर अपना क्या किरदार अदा कर सकता है आने वाले हफ्ते महीनों के अंदर, वो आप ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। देखिए, पाकिस्तान के अवाम ने जो भी मैंडेट दिया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिस पे 2 सूबों के अवाम ने और उसकी अक्सरियत ने अपने एतमाद का इजहार किया है, सिंध के और बलूचिस्तान के अवाम ने। तो इसलिए वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी 2 सूबों में हुकूमत है। जहाँ तक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के वो पहले सिविलियन प्रेसिडेंट हैं जिन्हें दूसरी दफा पार्लियामान ने, जो कि अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने चुना है। और सदर पाकिस्तान की हैसियत से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का जो किरदार रहा है 2008 में जब मुल्क जल रहा था, तो उस वक्त भी जो उन्होंने पाकिस्तान खपे कहा, वो तो अब एक अलामत बन चुका है, इस्तियारा बन चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वफाक की अलामत, इस ओहदे पे ऐसी ही शख्सियत की जरूरत है जो पाकिस्तान पे लगी आग को खत्म कर सके। अब वो आग तशद्दुद की हो, नफरत की हो या तकसीम की हो। और देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो पिछले चंद सालों में या कुछ अरसे से, अगर हम ये 21वीं सदी को शुरू करें, तो सदर मुमलिकत के ओहदे के ऊपर ये बदकिस्मती रही है कि जमातें कभी भी बावकार लोगों को और मजबूत लोगों को नहीं बिठाती हैं। हमेशा ऐसे लोगों को जगह दे दी जाती है जिनकी जमात के अंदर या वैसे कोई हैसियत इतनी नहीं होती है, और इसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमेशा इस ओहदे को वकार दिया गया है, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का तब भी किरदार बतौर सदर, बतौर वफाक की अलामत के और आइन के मुहाफिज के, जमहूरियत के अलम बरदार के, वो आपके सामने हैं। 18वीं तरमीम का होना,
फिर फॉरेन अफेयर्स में गवर्नमेंट की बस हद एक तक दफा गलती हो मदद गई थी करना। बैरिस्टर साहब फारूक लगारी साहब को लगाकर। नहीं, फारूक लगारी साहब भी बिल्कुल वो वफादारी में वहां नहीं थे, लेकिन कॉम्पिटेंट थे, कैपेबल थे। उन्हें एज अ प्रेसिडेंट कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं बिठाया, सिर्फ उसे इसलिए बिठा दिया कि उधर एक पहरे के लिए बैठा रहे, लेकिन बतौर प्रेसिडेंट उसका कोई इतना कदावर ना हो। लेकिन वो लगारी साहब ने जो किया, उनका मुकदमा तारीख के हवाले है और अब खुदा के हवाले है। तो मैं समझता हूँ कि वो सबके सामने है। लेकिन जरदारी साहब का रोल तब भी बहुत अच्छा रहा, देखिए। और उस वक्त भी उन्होंने मुफाहमत इस हद तक रखी कि तमाम सियासी जमातों को, इसके बावजूद कि वो हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही थी, एहतजाज कर रही थी, तो जरदारी साहब ने उन्हें बिठाया, मुज़ाकरात किए, आइन की बहाली की, फिर स्मूथ फंक्शनिंग हुई इंस्टीट्यूशंस की। फौज के सरबराहों को, दूसरे इदारों के साथ, इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो सलूक किया, आपके सामने है इफ्तिखार चौधरी ने। लेकिन उसके बावजूद बतौर सदर पाकिस्तान ना तो उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया और ना कोई ऐसा कदम उठाया कि जो ये अदलिया के हम खिलाफ। आमिर साहब ये अब जरा जी, केसेस की तरफ भी आएंगे क्योंकि अभी भी कुछ केसेस अभी भी पेंडिंग में उनके हैं। जरा मैं मुझे हाफिज सिर्फ साहब एक से बात भी और करनी आमिर थी, जो साहब से भी आपका जरा क्वेश्चन था, मैं इनके सिर्फ वो पॉलिटिकल प्लीज करना चाह रिकंसिलिएशन रहा के हूँ। ऊपर। हाँ, मैं वही करना चाह रहा था। देखिए, सबसे जरूरी जो चीज है कि रिकंसिलिएशन के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार वाजे है। अब अगर कोई नफरत और तकसीम से मुंह फेरेगा तो फिर ही हो सकेगा। मुफाहमत के लिए आपको किसी को मानना पड़ता है। तो आज रियासत में बतौर सदर वो एक बड़े के तौर पे, फादर फिगर के तौर पे मौजूद हैं, और उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी कुव्वतें, जो दर हकीकत सियासी कुव्वतें हैं, वो इन्हें मानते हुए बैठेंगी। तो जब वो बैठेंगी तो फिर बहुत उम्मीद रखी जा सकती है कि मुल्क के अंदर नफरत और फिर तकसीम की आगे सियासत का चल सकता खात्मा है। हो। जरा मैं राजा आमिर साहब की तरफ आता हूँ कि आमिर साहब, आपको ये दिखाई देता है जो इस वक्त गुदा सियासी सूरत हाल है, इसके अंदर कोई रास्ता निकल सकता है रिकन्सिलिएशन का? अगरचे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अगर मंशूर को हम देखें तो तहरीक इंसाफ के मंशूर में भी जो पहला नुकता था वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का था। तो रिकन्सिलिएशन पे तो बहुत सी बात हो रही है। आपको नज़र आता है कि हमारी सियासी जमातों में अब इतनी ताकत आ चुकी है इखलाकी तौर के ऊपर भी कि वो ट्रुथ को भी ज़रा एतराफ़ करें, अपनी अपनी तमाम जमातें क्रॉस द बोर्ड अपनी ज़रा गलतियों का एतराफ़ करें और फिर आगे बढ़ सकें? या आप लगता है कि आपको ये कशीदगी, अदम इस्तेकाम ऐसे ही चलेगा और हालात मज़ीद ख़राब होंगे? भाई साहब, अब जिस हम टेनोर से, जिस इरा से, जिस पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये एक इंतहाई अहम है हमारी तारीख में और ये हमेशा याद रखने वाला दौर होगा। क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त जब हुकूमत में आए हैं तो वो प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन वफाक में उनकी हुकूमत नहीं है और उन्होंने हुकूमत में बैठने से भी इनकार किया है। तो फिर ऑन टॉप जो एक सिचुएशन बनी है कि जरदारी साहब और जो इस मुल्क की एक बड़ी जमात है पीटीआई और पीपल्स पार्टी, वो ये दोनों कह रही हैं कि जी इलेक्शंस में जिसके नतीजे में आज जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं, उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसमें कहा जा रहा है कि जो अवामी मैंडेट था उसको जोन सी है इज्जत नहीं दी गई और जो है रिगिंग और जो उसमें इस किस्म की है फॉर्म 47 का जो इशू है वो एक बहुत अहम है। अब जो आपने बात की ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की, दिस ऑल डिपेंड्स कि जी अब जरदारी साहब इस फैक्टर को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनके पास ये तमाम चीजें हैं। उनकी अपनी पार्टी का भी ये बयानिया रहा है, जो मुल्क की एक पिछली गवर्नमेंट जिस पार्टी की थी और जो कहती है कि हमें सबसे ज्यादा वोट्स पड़े हैं, हमें सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं और हमारी जो सीटें हैं वो चुराई गई हैं। तो इन एलिगेशंस को साथ लेके तो क्या वो रिकंसिलिएशन की तरफ जाते हैं? क्या वो इस चीज पे अश्योर कराएंगे कि जी अदालतों से और जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उसमें ये तमाम जो फैक्टर्स हैं इसको मद्देनजर रखते हुए एक फेयर एंड फ्री डिसीजंस आएंगे? एंड ऑन टॉप ये जो अभी चूंकि फेडरल गवर्नमेंट जोन सी है वो भी
एक तरह की ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसके पास देखा जाए तो सिंपल मेजोरिटी भी बड़ी मुश्किल से है, तो कानून साजी बड़ी अहम होना ही है लेकिन इस राय साहब वो पार्लियामेंट। तीन चार जमातें मिलकर 2/3 बन रही है उनकी, ये मखसूस नशिस्तें भी अगर मिल गई इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के मुताबिक तो बिल्कुल 2/3 तो बन रही है, लेकिन हुकूमत में देखिए ना, हुकूमत में कौन कौन है, हुकूमत कौन बना रहा है। अब हुकूमत जो बना रहे हैं वो तो 2/3 नहीं बना रहे ना। और वो एमक्यूएम और हुकूमत तो पीएमएलएन, हाँ हुकूमत तो पीएमएलएन और एमक्यूएम है। अब सिंध में पीपल्स पार्टी का तो कराची में ये बिल्कुल ओपनली दावा है कि एमक्यूएम को जो सीटें दी गई हैं, एमक्यूएम गालिबन कोई सीट नहीं जीत पाई, इनके तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव है। फिर इसी तरीके से केपी में इनका कहना है कि जी केपी में भी उनको सीटें नहीं दी गई, उनकी चुराई गई हैं सीटें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर कानून साजी, सेनेट के इलेक्शंस, तो आई थिंक कि टफ सिचुएशन है। बट जरदारी साहब के पास वो कैपेबिलिटीज तो डेफिनेटली हैं कि जिसमें वो आगे बढ़ के चीजों को समझ सकते हैं और उनको एक शेप भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो देखने में आएगी कि आया वो जो अभी हम ये कह रहे हैं 2/3 की, कि पीपल्स पार्टी मौजूदा पीएमएलएन के साथ कब तक चलती है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे चलती है, आया वफाक में जो वफाकी हुकूमत फैसला करती है या जो कैबिनेट बनाती है, और उसके बाद जो इश्यूज खड़े होते हैं उसमें पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा, क्या ये हम सारी दोबारा से चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। तो मैं एक और नुक्ता उठाना चाह रहा हूँ, एहसान साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, और फिर इस पे बैरिस्टर आमिर साहब आप भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ये एक ऑप्शन ये भी हो सकता है रिकन्सिलिएशन के अंदर, जहाँ पे अगर आप सबको इंगेज करना चाह रहे हो, क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट आप देंगे तो फिर हम बैठेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बैठ सकते। और फिर साथ वो जुडिशल कमीशन या उसका ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो हो क्या ये अगर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए कि प्रेसिडेंट जो है कि एक जुडिशल कमीशन के लिए अनाउंसमेंट करते हैं और वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को लिखें कि आप इस पर एक कमीशन बनाएं, इसका ऑडिट करें, मीन वाले हम अदर लेजिस्लेशन या जो निगोसिएशन है आपकी मीशत को, आपकी बाकी लेजिस्लेशन करनी है, या अगर आपने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करनी है, उसके लिए हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं जब तक कि कमीशन अपना काम करता है। ये एक दरमियाना मुझे तो रास्ता नज़र आता है, आपको नज़र आता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं? खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल कमीशन वाली एक हिस्ट्री है, या जुडिशल कमीशन के अंदर जो प्रोसेस किया जाता है, या इलेक्शन प्रोसेस के अंदर अगर आप जुडिशल कमीशन को लेके आते हैं, जब पर्टिकुलरली आपका एक आर्टिकल 225 कॉन्स्टिट्यूशन का है, या उसके बाद आपका इलेक्शन एक्ट 2017 है जिसके नीचे ट्रिब्यूनल्स भी हैं, और वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन उनकी है, और वो सर्विंग जजेस हैं आपके हाई कोर्ट के। तो मेरा ख्याल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, इलेक्शन एक्ट के अंदर होते हुए, अगर आप जुडिशल कमीशन के अंदर लेके जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स वही नज़र आएंगे जो 2014 के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर 2013 के इलेक्शन के मुतालिक जुडिशल कमीशन बना था। चूँकि जब आप जर्नल्स TOR के ऊपर चीज़ों को ले जाते हैं तो अल्टीमेट रिलीफ जो है, जो स्पेसिफिक सूरत के अंदर आना चाहिए, वो बहुत उसके चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, और एक वेग सी एविडेंस आती है, एक जनरल सी ऑब्जर्वेशंस आती है, और सिस्टम के अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि अगर इसको स्पेसिफिकली फॉर्म 45 और 47 का सिर्फ एनालिसिस तक रखा अब उसके अंदर आ जाते हैं कि पाकिस्तान का खालिद साहब हर हल्के का 45 या 47 का इशू नहीं है। ये पाकिस्तान की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पे ये एलिगेशन लगा है, चाहे वो एक पार्टी ने लगाया या दूसरी पार्टी ने लगाया है, कि जी फॉर्म 45 कुछ कह रहा है और फॉर्म 47 कुछ और कह रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो इलेक्टरल प्रोसेस है उसके अंदर पहली दफ़ा इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस आएगी कि जब फॉर्म 45 जो है वो एक ही मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट्स हैं या उनके कैंडिडेट्स हैं उनके पास और होगा, और उसके बाद 47 जो है वो एक और आएगा। अब उसको रिकंसाइल करना जो है वो अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल ही करेगा, और ट्रिब्यूनल के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन उनका ये है कि क्या फॉर्म 45 जो इनको इशू है उसके अंदर कोई फ़र्क है, चूँकि अब फॉर्म 47 नहीं है,
अब दो फॉर्म होंगे, एक फॉर्म 45 भी आएगा, चूंकि 45 आएगा तो 47 आएगा। ये मुमकिन नहीं है कि 45 जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड जो ये क्लेम करते हैं कि हमारा है और सिर्फ 47 के ऊपर आप चले जाएं और कहें जी 47 के ऊपर है, चूंकि 45 को 47 करता है, 47 को 48 करता है और 48 को 49 करता है। तो इस सारे सीक्वेंस के अंदर मैं ये समझता ये हूँ कि अब इसको चूंकि जिस मुल्क जिस कंडीशंस के अंदर चला हुआ है और पिछले 10-12 साल से हमने इस मुल्क के अंदर कंट्रोवर्सी की है, अब इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ ये है कि जो हमारे इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं और स्पेशली ये जो अभी इलेक्शंस के अंदर आए हैं, इसके अंदर ये है कि अब आप ये कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट से ये कहें कि जी वो इंश्योर करें इन चीज़ों को कि जी इलेक्शन डिस्प्यूट रिजॉल्व ठीक हो। ये अगर आपके रिटायर्ड जजेस होते या इलेक्शन कमीशन के नॉमिनीज होते तो मुमकिन था कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये आपके सर्विंग जजेस हैं और वो जजेस जो है वो हाई कोर्ट के हैं, उनमें से कई सीनियर मोस्ट भी जजेस अपने हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव पे हैं। एक चीज़ जो करने वाली उनके अंदर है वो ये है कि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है 120 दिन का जिक्र है सेक्शन 144 के नीचे, उसको इंश्योर कर लिया जाए कि 120 दिन के अंदर डिस्प्यूट्स होना चाहिए। जजेस हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नहीं लिए नहीं और केसेस नहीं खालिद साहब पिंडी के अंदर ना उसके अंदर ये है कि आपके बहावलपुर बेंच के अलहदा बने हैं, मुल्तान के अलहदा है, उसके बाद लाहौर का अलहदा, इसी तरह सिर्फ 2 का हुआ था। नहीं वो नहीं अभी भावलपुर का भी उसके अंदर हो गए। तो वो ये है कि जहां जहां वो पटिशन्स आएंगी उसके हिसाब से जो है वो आपके ट्रिब्यूनल्स बनते जाएंगे। और जनरली होता ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिक्वेस्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट से कि जहां जहां उनका बेंच बना हुआ है, मतलब पंजाब के अंदर रावलपिंडी है, मुल्तान है, बहावलपुर है, लाहौर बजाते खुद है, कराची है, लाड़काना है, उसके बाद आगे सखर है, या इसके बाद आपके 3-4 बेंचेस जो हैं वो KPK के अंदर और इसी तरह 3 उधर बलूचिस्तान के अंदर, तो हर एक के अंदर आएगा। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज को वो लाइन ऑफ एक्शन जो लेना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ आपने किया हुआ है वो ये है कि इस मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्हें आपस में पॉलिटिकली और लीगली इंगेज करना चाहिए। वो इंगेज ये है और उसका बेहतरीन फोरम जो है वो आपकी पार्लियामेंट है। और इस पार्लियामेंट के अगर आप ये देखें कि जो भी सिचुएशन सामने आई है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस अब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, चाहे वो प्रोविंस के अंदर आई हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आई हैं, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब इशू जो है वो हमारा सबका एक है, वो ये है कि इस मुल्क की वेल बींग होनी चाहिए। और वो वेल बींग जो है कि आप सबसे पहला काम ये करें कि एक फुल हाउस कमेटी जो है वो पार्लियामेंट की भी बने, सेनेट की भी बने, प्रोविंशियल असेंबलीज की भी बने और उसके 4-5 TORs बना लिए जाएं। नंबर 1 जस्टिस, नंबर 2 गवर्नेंस, नंबर 3 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जिसके अंदर ये चीज़ें आइंदा ना हो और EVM जो है कि इसको किस तरह आगे लेके जाए। नंबर 4 जो है वो आपके इकोनॉमिक्स ट्रिकल डाउन सोशल जस्टिस। नंबर 5 आपका डेवोल्यूशन ऑफ पावर के जो आपका फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंस को गया है उसका ट्रिकल डाउन। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फाइनली ये है कि जो आपका एक क्योस आया हुआ है गवर्नेंस के अंदर, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी वाला इशू है या उसके बाद आपका महंगाई वाला है। तो ये इश्यूज करके एक लाइन ऑफ कोर्स के अंदर जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और मुल्क के लिए बेहतर है। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आमिर साहब आपके लिए मैं बैरिस्टर आमिर साहब ये क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ आपसे, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे कि अगर आप क्योंकि उसकी मंशूर कमेटी में भी और एडवाइजरी में भी अहम रोल करते हैं पीपल्स पार्टी में, कि आपके ज़हन में क्या स्केच बनता है कि जैसे हाफिज साहब ने कहा कि ये चीज़ें करनी होंगी कि एक जगह बिठाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेने होंगे एग्रीड पार्टी को एटलीस्ट टेबल पर लाने के लिए, ताकि मेंटली उनको थोड़ा सा मुतमिन किया जा सके, उनके वोटर्स को भी और उनको भी। अदरवाइज़ तो ये सारे के सारे मसाइल ऐसे ही रहेंगे। इस पर हम बात करेंगे और कुछ फिर जरदारी साहब के केसेस और जो सदर को इम्यूनिटी होती है उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।